एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ प्रोग्राम, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटनाएं हो या तरह तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत के संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें ये कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए, जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए, जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाए, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस पहुंच जाता है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं
वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के जैसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था, और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाई कोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाई कोर्ट के विचाराधीन है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है, और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको शासन के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा, और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या कुछ लगेगा। तो पांडे जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो, या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है, उस तरीके अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है, और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है, और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े, और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है, और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है, और महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पर बहुत कठोर कदम उठा रही है, और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, अब हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिलाएं हो या फिर कोई बच्चे हो, जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के जब पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला है या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से? उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा, या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है, और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक जो अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी, और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी, और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे, ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो, और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं, विशेष करके महिलाएं और बच्चे, वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम।
रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ। एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटनाएं हो या तरह तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत के संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें यह कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाएं, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के ऐसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था
और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाई कोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाई कोर्ट के विचाराधीन है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको शासन के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या कुछ लगेगा। तो पांडे जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उस तरीके अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पर बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिलाएं हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के जब पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रीमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात
जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटनाएं हो या तरह तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत के संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें ये कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए, जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए, जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाएं, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के जैसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाई कोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है
वो मुंबई हाई कोर्ट के विचाराधीन है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको शासन के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या अंकुश लगेगा। तो पंडित जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उस तरीके अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इसमें बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, अब हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिलाएं हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के जब पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ
नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटनाएं हो या तरह तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत के संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें यह कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाएं, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के ऐसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाईकोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाईकोर्ट के विचाराधीन है और इसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको सांसद के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या कुछ लगेगा। तो पंडित जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उस तरीके अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका भी क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पर बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, अब हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिला हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के जब पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला है या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ
नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटनाएं हो या तरह तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत की संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें ये कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए, जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए, जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाएं, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के जैसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाईकोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाईकोर्ट के विचाराधीन है और इसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको सांसद के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या अंकुश लगेगा। तो पंडित जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उस तरीके अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पर बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, आपसे हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिला हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला है या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो तो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ
नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटना हो या तरह तरह की जो घटना जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत की संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें यह कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए, जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए, जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाए, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस पहुंच जाता है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के ऐसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाईकोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाईकोर्ट के विचाराधीन है और इसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको शासन के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या अंकुश लगेगा। तो पंडित जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उस तरीके अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पर बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, अब हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिला हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला है या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो तो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ
नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटनाएं हो या तरह तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत की संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें ये कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाएं, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस पहुंच जाता है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के जैसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाईकोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाईकोर्ट के विचाराधीन है और इसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको शासन के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या अंकुश लगेगा। तो पांडे जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उस तरीके अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पर बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, अब हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिला हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला है या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो तो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ।
नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटनाएं हो या तरह तरह की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत की संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें ये कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए, जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए, जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाए, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस पहुंच जाता है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के ऐसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाईकोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाईकोर्ट के विचाराधीन है और इसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको शासन के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या अंकुश लगेगा। तो पांडे जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उसके लिए अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इसमें बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, अब हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिला हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के जब पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो तो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ
नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटना हो या तरह तरह की जो घटना जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत की संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें ये कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाए, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस पहुंच जाता है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के जैसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाईकोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाईकोर्ट के विचाराधीन है और इसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको शासन के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या अंकुश लगेगा। तो पांडे जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उस तरीके अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर कि बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पर बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, अब हमारा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिला हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के जब पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला है या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो तो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक जो अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ।
नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटना हो या तरह तरह की जो घटना जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत की संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23 इन सब जो है आर्टिकल्स के तहत बहुत शक्ति प्रदान करता है कि कैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज हैं वो कैसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स तक जाती हैं या नंबर ऑफ केसेस जो पुलिस के पास आती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके साथ इंसाफ करने में समय बहुत लग जाता है। और चूंकि जो प्रेजेंट जो हमारा जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है उसमें और जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसके चलते जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी खींचती चली जाती है। तो इसमें ये कोशिश है कि जो न्याय व्यवस्था हो वो उसमें सब चीज का काम थोड़ा शॉर्टन किया जाए, जिसकी वजह से जो घटनाक्रम है और जो न्याय दिलाने की जो जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सके। और दूसरा जो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर भी किया गया था और बाकी अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है कि गांव के स्तर पर एक न्याय प्रणाली विकसित की जाए, जिसके चलते जितने छोटे छोटे मामले हैं वो वहां के स्तर पर ही निपटा दिए जाए, जिसके वजह से जो बड़े मामले हो जैसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामले हो या एसिड फेंकने की जो जो महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे हैं वही पुलिस यंत्रणा तक आए और वही न्याय प्रक्रिया में जो है वो जाए। बहुत सारे वो जो केस ओवरलोड होने की वजह से ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर बहुत भार आता है और जो लोगों का अभी जो प्रेजेंट असंतोष है इसी वजह से है कि नंबर ऑफ केसेस पहुंच जाता है। दीपक पांडे जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों के फोटोज दिखा करके एक अवैध वसूली करने के लिए जो गिरोह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? आप तक कैसे कितने केसेस हैं जो आपको संज्ञान में आपने कार्रवाई की? इस संदर्भ में इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं और ये कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो भी लोग जिनको पैसों की जरूरत होती है वे समाज से पैसा उठाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहें तो मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान के तहत किया जाना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जिसके तहत बच्चों के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा रखा जाता है, तो किसी भी बच्चे को बीमार परिस्थिति में दिखा करके और उससे दया के तहत जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो कानूनन वो भीख मांगने की तरह के जैसे हैं। और इस पर जितनी भी क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं उनको हमने नोटिस दिया था और इस संदर्भ में जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज हैं वो मुंबई हाई कोर्ट गई हुई हैं। मैटर जो है वो मुंबई हाई कोर्ट के विचाराधीन है और इसमें
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों के जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे इस पर उनका सेम मांगा गया है और 12 जनवरी को इस मैटर में अगली सुनवाई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी बच्चों का जो कोई भी विषय है उसको शासन के स्तर पर बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा और ये जो क्राउड फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो इलीगल तरीके से जो भीख मांगने का जो काम चल रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा या अंकुश लगेगा। तो पांडे जी, एक अक्सर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों से काम कराने की बात हो या फिर महिला या छोटी जो बच्चियां होती है या फिर जो औरतें होती है उनको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, जैसे महाराष्ट्र से भेजा जाता है, बहुत सी बार कोलकाता से भेजा जाता है। उस कंडीशन में उनसे वहाँ पे जो गलत तरीके का जो काम करवाया जाता है उसके लिए अगर मान लो किसी से आपके संज्ञान में आए हो या फिर जो कुछ आते हैं तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा विषय है और उसके संदर्भ में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मिसिंग चिल्ड्रन है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे जाते हैं वो पहले मिसिंग होते हैं, बाद में वो देश से उनका पलायन किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो 4 महीने से ज्यादा तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर हम ये मान लेंगे कि इनका ट्रैफिकिंग हुआ है, इनकी खरीद फरोख्त हुई है, इनका क्रय विक्रय हुआ है और उसमें हम सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी लगा करके फिर उसका हम तफ्तीश शुरू करेंगे ताकि इन प्रकरणों में जो गंभीरता है वो बढ़े और जितने भी ऐसे गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग जो महाराष्ट्र में इस तरफ बहुत अच्छी पहल होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कमिश्नरेट सिस्टम है जिसमें पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनके पास बहुत प्रदीर्घ अनुभव होता है और इन सब विषयों पर वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड फोर्स की तरह। तो हम लोग जो है वो महाराष्ट्र में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी, पहली बात तो जितने भी जो डिमांड सेंटर्स हैं, जैसे कि जितने भी ब्रॉथल्स हैं या फिर जो भी जहाँ पर की बच्चे ला करके रखे जा सकते हैं या जहाँ से बच्चों का पलायन किया जा सकता है, तो उन सारे डिमांड सेंटर्स को जो भी जो ट्रैफिकिंग के संबंधित विषय हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए, उनका नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चों का और जो बाकी लोगों का जो क्रय विक्रय है, जो उनमें खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के संविधान में बैंड है, नहीं हो सकता है। और यदि ये हो रहा है तो ये मानवता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध है और महाराष्ट्र पुलिस जो है इस पर बहुत कठोर कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी आपको इसके नतीजे भी सामने देखेंगे। दीपक पांडे, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है महिलाएं हो या फिर कोई बच्चे हो जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो या और किस तरह के इश्यू हो, इसको लेकर के जब पुलिस स्टेशन जाती है तो एक कॉमन इश्यू सामने आता है कि एफआईआर बहुत जल्द देखे जाए तो लॉन्च नहीं की जाती है, दर्ज नहीं की जाती। तो उस केस में वो महिला या वो बच्चे क्या करें जिससे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और उससे एक सेम टाइम पे कहीं के रिएक्ट करते हो तो एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ नंबर जारी किया होगा आपके द्वारा या फिर इस कंडीशन में क्या करें लोग? इस संदर्भ में भी महाराष्ट्र पुलिस ने अच्छे कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का जो मोटो है वो है सदरक्षणाय खल निगृणाय, मतलब अच्छे लोगों का हम हिफाजत कर सकें और जो बुरे लोग हैं उन लोगों को हम नस्तानाबूद कर सकें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, खास करके महिलाएं और बच्चे, उनके लिए पुलिस स्टेशन प्रोमाइसेस में ही एक अलग बिल्डिंग का हमने प्रावधान करने के लिए सिफारिश सरकार को भेजी है और इसके तहत महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिविल ड्रेस में पुलिस आकर के एक अलग उसी पुलिस स्टेशन परिसर में एक अलग बिल्डिंग में उनकी बातें सुनी जाएंगी और जो जे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है या अन्य जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत उनकी सुनवाई की जाएगी और उनके प्रॉब्लम्स को हम जो बिल्डिंग्स भी हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन के टाइप से करेंगे ताकि जो कंप्लेनेंट जो महिला और बच्चे हैं उनको वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस हो और उनके लिए जो भी किया जा सकेगा, एफआईआर दर्ज करना या उनको दूसरी अन्य सेवाएं पहुंचाना, ताकि जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं विशेष करके महिलाएं और बच्चे वहां पर आने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दीपक पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ।
नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पीसीडब्ल्यूसी दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे। थैंक यू जयदेव। दीपक पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शक्ति कानून जो लाया गया है महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में कामयाब रहेगा, ये कामयाब हो रहा है अभी तक? भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें लोगों ने ये पाया कि जो लोग मुजरिम हैं उन लोगों को सजा मिलने में एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी देरी हो जाती है और दूसरे की कोर्टों में मामले घसीटते चले जाते हैं। तो जो घटनाक्रम से न्याय तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है और इससे महिलाओं में असंतोष फैलने का हमेशा डर बना रहता है। तो महिलाओं के साथ इंसाफ हो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो कम किया जाए और ट्रायल का टाइम है वो कम किया जाए और जो पनिशमेंट है उसको हम बढ़ा करके पेश करें। यही शक्ति जो बिल है उसका मेन ध्येय है, उसका मेन उद्देश्य है। दीपक पांडे जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार है, चाहे एसिड फेंकने का हो या फिर गैंग रेप की घटना हो या तरह तरह की जो घटना जो सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे भारत की संविधान में जो कानून जो बना हुआ है ये इसके लिए नाकाफी है और शायद इसकी इसी की वजह से शायद पुलिस का एक डर भी खत्म हो रहा है इस तरीके के अपराधियों के अंदर? भारत के संविधान तो टाइम टेस्टेड है। पिछले 75 साल से भारत का संविधान अपनी जगह पर खड़ा है और देश के जो सबसे अच्छे संविधान है उसमें भारत का संविधान का नाम लिया जाता है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका जो बाद में कंट्री बना उसने भारत से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके ली हैं। तो भारत का संविधान तो बहुत ही अच्छा संविधान है और ये विश्व के संविधानों में सबसे ऊपर है। और हमारे यहाँ भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 21, 22, 23